हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। ये टॉपिक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा। अगर आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्वॉट एनालिसिस ये कॉन्सेप्ट मिलता है। प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट में भी आपका स्वॉट एनालिसिस मिलेगा, मार्केटिंग से रिलेटेड भी सब्जेक्ट में आपको स्वॉट एनालिसिस मिलेगा, और इंडिविजुअल बिहेवियर अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पर भी आपको स्वॉट एनालिसिस मिलेगा। या अगर हम जनरल भाषा में बात करें, अगर हम डे टू डे लाइफ के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी हम अक्सर ये चीज़ बोलते रहते हैं कि स्वॉट एनालिसिस क्या है, या आपने क्या स्वॉट एनालिसिस किया इस सिचुएशन का। तो ये जो स्वॉट एनालिसिस है ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट अगर हम इसको मैनेजमेंट या किसी स्टडी से रिलेट करते हैं तो बहुत सारे इसके को रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी एरियाज होती हैं जो कि हमें स्वॉट एनालिसिस में पढ़नी होती है। तो आज के वीडियो में हम स्वॉट एनालिसिस को डिटेल में देखेंगे। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, स्वॉट जो वर्ड है आपका SWOT ये है क्या, ये सारी चीज़ें हम इसको यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इस वीडियो के बाद समझ में आएंगी, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस वीडियो के बाद पढ़ने हमारी क्लियर हो जाएंगी और हम पढ़ सकेंगे। तो पहला है हमारा व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या है, मतलब मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ स्वॉट एनालिसिस। उसके बाद हम देखेंगे एम ऑफ स्वॉट एनालिसिस, या फिर मैं यहाँ पर ये भी बोल सकती हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस भी हम देखेंगे। हु नीड स्वॉट एनालिसिस, किस सिचुएशन में किसका हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं ये भी हम देखेंगे। हाउ टू कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस की प्रोसेस क्या है, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। पिटफॉल्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस हम देखेंगे, क्या इसके लिमिटेशंस हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे, एंड उसके साथ साथ हम टिप्स भी देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी स्वॉट एनालिसिस को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपके सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे एरियाज़ हैं जो हम स्वॉट एनालिसिस से रिलेटेड कवर करेंगे। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने एम बोला है तो एम आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी आ जाएंगी। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस, तो यहाँ पर अगर मैं एम डिस्कस कर रही हूँ तो वो इसका मतलब ये होगा कि ये स्वॉट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है। पहले मैं एक बार जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको रीड कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक कॉमन वर्डिंग में समझाऊंगी कि स्वॉट एनालिसिस रियल में क्या है। अ टेक्निक दैट इनेबल्स अ ग्रुप और इंडिविजुअल टू मूव फ्रॉम एवरीडे प्रॉब्लम्स एंड ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज टू अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्वॉट एनालिसिस एक टेक्निक है, ठीक है। क्यों ये टेक्निक है? टेक्निक इसलिए है क्योंकि इसमें एक प्रोसेस होता है जो कि हमें फॉलो करना होता है, और इस टेक्निक के थ्रू हम एक ऑब्जेक्टिव को पाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इसका गोल होता है जिसको हम अचीव करते हैं जब भी हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। SWOT analysis looks at your strengths and weaknesses and the opportunities and threat your businesses face। अब मान लीजिए अगर आप अपनी खुद की स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो ऐसे में आपके कुछ स्ट्रेंथ होंगे, कुछ वीकनेसेस होंगे, कुछ अपॉर्चुनिटी होंगी एंड कुछ थ्रेट्स होंगे। इसके साथ साथ इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम एक पर्टिकुलर बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये बिजनेस है, इसका हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे बिजनेस का स्ट्रेंथ देख रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं, उसकी वीकनेसेस को एनालाइज कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम उसको अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड थ्रेट्स देख रहे हैं कि क्या ऐसे थ्रेट्स हैं जो हमारे बिजनेस फेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्वॉट एनालिसिस में आती हैं। The SWOT analysis framework is a very important and useful tool to use in marketing management and other business application। अब ये जो SWOT analysis है इसको हम एक बिजनेस में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही SWOT analysis का यूज़ हो, हर एक डिपार्टमेंट में हम स्वॉट एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये सिचुएशनल होता है, सिचुएशन के बेसिस पे हम स्वॉट एनालिसिस किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिजनेस है, अगर तो ये टॉप लेवल हो गया, ये मिडिल लेवल हो गया एंड ये लोअर लेवल हो गया। उसके साथ साथ इस बिजनेस को हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं।
तो अगर ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है एंड ये आपका एचआर डिपार्टमेंट है, तो ऐसे में भी हम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को या हमारी सर्विस का क्या स्वॉट है। इसी तरीके से हम फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसका स्वॉट एनालिसिस क्या है। और इसी तरीके से हम एचआर भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो मैन पावर है, उसका स्वॉट एनालिसिस क्या है। तो स्वॉट एनालिसिस किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रोडक्ट के साथ कन्फाइंड नहीं है। ये आपका एक बहुत वास्ट है टॉपिक जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत वास्ट टेक्निक है जो आप सिचुएशन के साथ साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। As a basic tool, its mastery is a fundamental requirement for the marketer, entrepreneur और बिजनेस पर्सन। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप मार्केटर हो या फिर एक बिजनेस पर्सन हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पता हो कि किस तरीके से इस टूल को यूज़ किया जाता है। मतलब स्वॉट एनालिसिस किस तरीके से करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्वॉट एनालिसिस के बेसिस के बारे में जानते हो। द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस मेजर्स। कोई भी बिजनेस मेजर है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हैं या फिर अगर आप एक बहुत ही लार्ज स्केल बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, तो भी आपको स्वॉट एनालिसिस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी एंड टी का मतलब होता है थ्रेट। ठीक है, ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए कि स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पर हम स्वॉट में स्ट्रेंथ चेक करते हैं, वीकनेस चेक करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड थ्रेट्स को हम मिनिमाइज करते हैं कि क्या हमारे थ्रेट्स हैं, क्या हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्या हमारी चैलेंजेस हैं, इन सबको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। टेक्निक इज क्रेडिटेड टू एल्बर्ट हम्फ्री who led a research project at Stanford University in the 1960s and 1970s। तो ये जो टेक्निक है इसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है एल्बर्ट हम्फ्री को। इन्होंने इसको एक प्रोजेक्ट, जब वो एक रिसर्च कर रहे थे एक प्रोजेक्ट के ऊपर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1960s एंड 70s में, तब इन्होंने इस टेक्निक को बनाया था या आइडेंटिफाई किया था। प्लानिंग टूल यूज टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट और बिजनेस। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट या बिजनेस की किसी भी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरीके से टूल यूज करते हैं ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। Used as framework for organizing and using data and information gained from situation analysis of internal and external environment। अब यहाँ पर हम internal और external environment दोनों को चेक करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो स्वॉट है ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एनवायरनमेंट को यहाँ पर हम अच्छे से उसको एनालाइज करते हैं और इन्हीं दोनों एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का ही पर्पस है स्वॉट करना। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस करना। अब यहाँ पर आपको पता है कि हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इसको कॉमर्स से रिलेटेड एज अ सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ बिजनेस की बात करेंगे और बिजनेस में हम किस तरीके से स्वॉट एनालिसिस करेंगे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम स्वॉट का, जैसे मैंने आपको बताया एक्रोनिम इसका क्या होता है, एस फॉर स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस होता है, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ होता है एंड टी फॉर थ्रेट होता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि क्या, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इंटरनल पर एक्सटर्नल दोनों ही एनवायरनमेंट का हम एनालिसिस करते हैं और उसी को हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या इम्पैक्ट करेगा, अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या चीज़ का एनालिसिस करेंगे, प्लस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम क्या चीज़ एनालिसिस करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपका इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो उसके इनसाइड होगी। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके अंदर ही होगी इसकी स्ट्रेंथ, इसके बाहर नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी जो वीकनेसेस होंगी वो भी यही होंगी। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा, ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अगर हमें पता करने होंगे तो हमें इंटरनल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी होगी, उसको एनालाइज करना होगा। अब अगर हमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को पता करना है तो ऐसे में हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेक करना होगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है, बाहर से आती है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आती है। और थ्रेट्स कहाँ से आती हैं, थ्रेट्स भी आपकी बाहर से आती हैं। तो ये दोनों जो हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि स्वॉट एनालिसिस में हम क्या स्ट्रेंथ्स को चेक करते हैं। देखिए, जब भी हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बेटर हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ए, और ये एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं और उनका नाम है ऑर्गेनाइजेशन बी। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ कैसी है, हमारे पास कितने अच्छे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कितनी अच्छी मशीनरीज हैं, हमारे पास कितने अच्छे मैन पावर्स हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी स्ट्रेंथ में इसको नापते हैं, इसको हम मेजर करते हैं। और हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से जो हमारा कॉम्पिटिटर है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बी है, उससे हम किस तरीके से बेटर हैं। ठीक है, तो पहला ये समझिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस और अ टीम दैट गिव्स इट एन एडवांटेज ओवर अदर्स इन द इंडस्ट्री। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी बिजनेस के, चाहे वो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जो कि उसको एडवांटेज प्रोवाइड करें बाकी लोगों से इंडस्ट्री में, मतलब उसको कॉम्पिटिटिव एज दे। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एज। ये जो कॉम्पिटिटिव एज आपको प्रोवाइड करता है, यही आपकी स्ट्रेंथ होती है, जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। पॉजिटिव, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स इंटरनल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे एट्रीब्यूट्स जो कि पॉजिटिव हैं, टेंजिबल हैं एंड इंटेंजिबल हैं और इंटरनल हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे हम उनको फील कर सकते हैं, चाहे हम उनको देख सकते हैं वो एट्रीब्यूट्स, या फिर चाहे हम उनको नहीं देख सकते हैं। जैसे कि देख सकने में हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, ये हमारा एक टेंजिबल है। इंटेंजिबल, हमारे पास बहुत अच्छी, बहुत केपेबल रिसोर्स है, तो ये, या फिर बहुत अच्छी मेंटालिटी के रिसोर्स हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, ये इंटेंजिबल हो गया। हमारे पास बहुत मोटिवेटेड वर्कफोर्स है, ये आपका क्या हो गया, ये इंटेंजिबल हो गया। बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कैपेबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कस्टमर गुडविल और ब्रांड लॉयल्टी। तो यहाँ पर आपकी सारी चीजें बताई हुई है कि क्या क्या आ सकती है स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ में आपकी प्रोसेस कैपेबिलिटीज आ सकती है, आप कितने अच्छे से प्रोसेस फॉलो करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्रोडक्शन में आपका कितना अच्छा प्रोसेस है, ये आपकी प्रोसेस कैपेबिलिटीज होती हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास कितने ज़्यादा हैं, कितना ज़्यादा आपके पास कैश फ्लो है, प्रोडक्ट्स आपके कैसे हैं, आपके प्रोडक्ट्स अगर न्यू हैं या फिर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना कस्टमर सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, या फिर आपके पास कैसी सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं, कस्टमर गुडविल आपकी कैसी है, ब्रांड लॉयल्टी कैसी है। आप कस्टमर गुडविल, ब्रांड लॉयल्टी, ये सारी आपकी इंटेंजिबल हो गई, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपके टेंजिबल हो गए। तो ये आपकी, ये सारी चीज़ें आपके लिए स्ट्रेंथ होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, आप देख सकते हैं। अबंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वेल नोन ब्रांड नेम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लोअर कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस, सुपरवाइजर मैनेजमेंट, सुपीरियर मैनेजमेंट टैलेंट, बेटर मार्केटिंग स्किल्स, गुड डिस्ट्रीब्यूशन स्किल, कमिटेड एम्प्लॉइज, ये सारे आपके स्ट्रेंथ होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ये सारे स्ट्रेंथ हो सकते हैं और इसके अलावा और भी आपके स्ट्रेंथ हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वीकनेसेस की। वीकनेसेस वो चीज़ें होती हैं जिसमें एक फर्म दूसरे फर्म से पीछे रह जाती है। ठीक है, ये वो एरियाज होते हैं जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ध्यान देना होता है और अपनी वीकनेसेस को रिड्यूस करते रहना रहता है, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में, अपनी वीकनेसेस को, अपनी कमजोरियों को उसकी ताकत में चेंज करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि हमें अपनी अच्छाइयाँ तो पता चल गई, हमें अपनी खूबियाँ तो पता चली गई, हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई, बट उसके साथ साथ हमें अपनी वीकनेसेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि हम कितना ज़्यादा वीक हैं दूसरों से, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें, कहाँ पे हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू अटेन द कोर गोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स ग्रोथ। तो अगर आपकी वीकनेस होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी वजह से आप अपने गोल्स को मीट नहीं कर पाओगे और ना ही अपनी ग्रोथ को प्रॉपरली अचीव कर पाओगे। वीकनेसेस आर द फैक्टर विच डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड वी फील दैट शुड मीट। However, weaknesses are controllable, they must be minimized and eliminated. Weaknesses वो फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते हैं, जहां पर उन्हें मीट करना चाहिए। अब कोई भी, मान लीजिए मैंने बोला कि आपकी जो टीम है वो लेथार्जिक है, बहुत लेजी है, तो ये क्या है, आपकी ऐसी टीम नहीं होनी चाहिए, आपकी टीम को मोटिवेटेड होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं, जहां पर हम स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेंगे, वही हमारी वीकनेसेस होंगी, और इनके साथ हमें क्या करना होता है, या तो हमें इनको मिनिमाइज करना होता है, या तो फिर हमें इन्हें पूरी तरीके से खत्म करना होता है, रिमूव करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है, आपके पास पैसों की कमी है,
ये भी आपकी एक वीकनेस हुई। वीक स्पेंडिंग ऑन R&D, आप प्रॉपर R&D नहीं करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप ध्यान नहीं देते हैं। वेरी नैरो प्रोडक्ट लाइन, आपकी प्रोडक्ट लाइन बहुत नैरो है, वहाँ पे कोई भी एक्सपेंशन का कोई भी स्कोप नहीं है। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सप्लाई चेन है वो प्रॉपर नहीं है। हायर कॉस्ट है, आउट ऑफ डेट प्रोडक्ट है, आपकी टेक्नोलॉजी आपकी एब्सलीट है। वीक मार्केटिंग इमेज है, पुअर मार्केटिंग स्किल्स है आपके अंदर, लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल है, अंडर ट्रेंड एम्प्लॉइज हैं आपके। ये सारे क्या हो गए, ये आपके वीकनेसेस हो गए। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारे एक कंपनी के वीकनेस हो सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे वीकनेसेस एक कंपनी के अंदर हो सकते हैं। हमें SWOT एनालिसिस में क्या करना होता है, हमें इन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है ताकि हम आगे चल के इनको एलिमिनेट कर सकें। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज से। अपॉर्चुनिटी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। यहाँ पर हम उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटीज में तलाशना होता है। चांसेस टू मेक ग्रेटर प्रॉफिट्स इन द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल अट्रैक्टिव फैक्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स द रीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जिस्ट एंड डेवलप। अब अपॉर्चुनिटी से ऐसी चीज होती है जिनकी वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन ए है, अगर इसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो क्या ये क्यों एग्जिस्ट करेगी। जैसे मान लीजिए कि हमारी कंपनी है डायनेमिक स्टडी, अगर डायनेमिक स्टडी के पास स्टूडेंट्स नहीं होंगे, उसको ये लगेगा कि हाँ आज मार्केट में सिर्फ इतने ही स्टूडेंट हैं, हमारे पास बस इतने ही स्टूडेंट हैं, इसके आगे हमारे पास स्टूडेंट नहीं है, स्कोप नहीं है हमारे पास स्टूडेंट का, तो वो क्यों एग्जिस्ट करेगी। तो यही रीज़न होता है, ये अपॉर्चुनिटीज रीज़न होती हैं जिनकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है एंड आगे चल के डेवलप करती है। Arise when an organization can take benefit of conditions in its environment to plan and execute strategies that enable it to become more profitable। ये एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, ये अपॉर्चुनिटीज बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं कि वो और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सके, और ज़्यादा अपनी स्ट्रेटजीज को बना सके और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सके। ओके तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये होना चाहिए कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करे और उसके बाद कोशिश करे कि वो कैसे प्लान्स बनाए ताकि उस जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है, और उनको और ज़्यादा प्रॉफिटेबल कन्वर्ट कर सके कि वो अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो पाए। तो ये पर्पस होता है SWOT एनालिसिस में अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने का। Organization should be careful and recognize the opportunities and grasp them whenever they arise। तो पर्पस मैंने आपको बोला कि क्या पर्पस है। सबसे पहले तो हमें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उनको एक्सप्लॉइट करना है, उनको हमें यूज़ करना है अपने फेवर में, ठीक है। तो जैसे क्या एग्जांपल हो सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के एग्जांपल में आपका रैपिड मार्केट ग्रोथ हो गया, राइवल फर्म्स आर कंप्लायंस सोर्सेज हो गया, एंड आपका चेंजिंग कस्टमर नीड्स टेस्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो मार्केट है, ठीक है, जो पर्टिकुलर मार्केट है जहाँ पे आप सर्वाइव कर रहे हैं, उस मार्केट में किसी भी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आपकी राइवल फर्म जो हो वो इतनी ज़्यादा कंटेंट ना हो सकता है जो कस्टमर का नीड हो, टेस्ट हो, वो चेंज हो रहा हो। जैसे आपने देखा होगा इस टाइम पे अगर हम बोले तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जिन्होंने अपना प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया है मास मैन्युफैक्चरिंग में। जो कि पहले जो टी-शर्ट्स बनाती थी वो अब पूरी तरीके से मास्क बना रही हैं, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइनर्स मास्क और डिफरेंट टाइप के मास्क। तो ये क्या है, ये आपका है कि आप अपने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है उनको किस तरीके से, जो भी आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, उसको किस तरीके से आप अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम इसीलिए हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। इकोनॉमी अगर आपकी बूम हो रही है तो वो अगर बूस्ट हो रही है, उसकी वजह से कोई क्रिएशन हो रही है, किसी भी तरीके की डिमांड की क्रिएशन हो रही है, तो उसको हम सीज कर सकते हैं। गवर्नमेंट डीरेगुलेशन हो रहा है, कोई पहले ऐसे एरिया था जहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रेगुलेशन था, अब वो डीरेगुलेट हो रही है। जैसे आप देख रहे होंगे कि PSUs जो हैं वो काफ़ी ऐसे PSUs हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया गया है। तो पहले जो PSUs होंगे उनके जो टेंडर्स होंगे वो सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ को मिलते होंगे, बट अभी वो जो PSUs हैं वो प्राइवेट सेक्टर हो रहे हैं, तो उनके जो टेंडर्स होंगे वो प्राइवेट कंपनीज़ को भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके के जो डीरेगुलेशन की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उनको भी हमें देखना होता है, उनको भी हमें ट्रैप करना होता है। सेल्स डिक्लाइन फॉर अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सेल डिक्लाइन हो गया, जैसे हो सकता है कि मार्केट में अचानक से टी की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई, उसको वो डिक्लाइन हो गया, उसकी जगह ग्रीन टी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गई। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करना होगा फ्रॉम टी टू ग्रीन टी। तो इस तरीके से हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और
बीइंग अ मैनेजर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि आपके लिए क्या सिचुएशन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हर एक सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना जानते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही परफेक्ट मैनेजर साबित होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे थ्रेट्स के बारे में। थ्रेट्स होते क्या हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रेट्स का मतलब होता है चैलेंजेस, जो सिचुएशन है जो बियॉन्ड हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, थ्रेट भी आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अगर ये इंटरनल होता तो कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल होता, हम चेंजेस लाकर, हम चेंज एजेंट की तरह वर्क करके उसको कन्वर्ट कर सकते थे, उसको कंट्रोल कर सकते थे। बट थ्रेट्स आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे बेस्ड है, ये ऐसा फैक्टर है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेस्ड है, तो इस वजह से ये हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होता है। अब हमें यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पर हमें थ्रेट्स को अपने रिड्यूस करना होता है। हमें इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करना होता है कि थ्रेट्स से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ, उसके बाद हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। एक्सटर्नल एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट दैट कुड कॉज ट्रबल फॉर द बिजनेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स बियॉन्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो सारे फैक्टर्स जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं और जो हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, वही हमारे थ्रेट्स होते हैं। अराइज व्हेन कंडीशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट jeopardize the reliability एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। अगर ऐसा होता है कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारी जो रिलायबिलिटी है उसको जेपर्डाइज कर दे, या फिर हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको जेपर्डाइज कर दे, ऐसे में आपकी जो सिचुएशन क्रिएट होती है, जो कंडीशन अराइज होती है, वो सारी आपकी थ्रेट्स होती हैं। Compound the vulnerability when they relate to the weaknesses. Threats are uncontrollable. When a threat comes, the stability and survival can be at stake. तो हमेशा हमें क्या करना होता है, हमारी जो कंपनी है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये वल्नरेबल बना देती है, इसको वीक बना देती है। तो उस वीकनेस से बाहर निकलना ही हमारा उस टाइम का पर्पस होता है। बीइंग अ मैनेजर आपको बस ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका एंट्री ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटर्स आ गया। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या हो रहा है, अभी हम कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको हमें इंडिया में लाना है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑलरेडी कंपनीज़ थी इंडिया में, वो कहीं ना कहीं उनको ये थ्रेट होगा। बट उनको क्या करना है, उनको अपना एरिया जो उनका मार्केट शेयर था उसको कैप्चर करके रखना है। इस सिचुएशन के लिए उनको तैयार रहना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, हो सकता है कोई नया सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ गया। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको भी टी और ग्रीन टी का एग्जांपल दिया, तो ग्रीन टी जब आया तो जितने भी टी मैन्युफैक्चरर होंगे उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का इशू आया होगा कि अब हमें ग्रीन टी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट किया। इस तरीके से हम अपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके हम इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अगर डिक्लाइन में चल रही है, ठीक है, आपको पता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, ऐसे करके वो पहले आपका अप जाती है, ठीक है, ग्रोथ होता है, उसके बाद स्टेबिलिटी होती है और फिर डिक्लाइन होता है और फिर फाइनली नेगेटिव हो जाता है। इस तरीके से एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी चलती है। तो ये भी हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट हो वो डिक्लाइन फेज में हो। डिक्लाइन फेज में तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको रीकैप पैकेजिंग पे ध्यान देना होगा, आपको और ज़्यादा कुछ ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स उसमें ऐड करने होंगे। आप उसमें बहुत सारे जैसे गिफ्ट्स वगैरह भी दे सकते हैं, या इस तरीके का कोई ऐसा आप उसके साथ फैक्टर ऐड कर सकते हैं ताकि आपका कस्टमर आपसे आपके प्रोडक्ट को दोबारा से अपनी लाइफ में इंक्लूड करे, उस पर फिर से डिपेंडेंसी इंक्रीज करे। इस तरीके से बहुत सारे इसके आप कह सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमें फॉर्म करनी पड़ती है जब भी हम किसी थ्रेट में हमें लगता है कि हाँ ये हमारे लिए थ्रेट हो रहा है। और थ्रेट को आइडेंटिफाई करना, थ्रेट को एनालाइज हम क्यों करते हैं, हम क्यों सॉर्ट करते हैं, ताकि हम प्रिपेयर रहें। बीइंग अ बिजनेस हमेशा प्रिपेयर रहें कि हम किस तरीके से अपनी सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी तरीके से और भी बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया वो सारे थ्रेड्स प्लस इसके अलावा और भी बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो एक बिजनेस के लिए थ्रेड्स बन सकते हैं, और इसी के लिए हम सॉर्ट एनालिसिस करते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम किस तरीके से इन थ्रेड्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एम ऑफ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का एम क्या है, क्यों हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो पहला है आपका टू हेल्प डिसीजन मेकर्स शेयर एंड कंपेयर आइडियाज़। तो हम डिसीजन मेकर्स को, डिसीजन मेकर कौन होगा, आपका मैनेजर होगा। ठीक है, उस मैनेजर को हम हेल्प करते हैं कि वो शेयर कर सके एंड कंपेयर कर सके डिफरेंट आइडियाज़ को। ठीक है, इसलिए भी हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उन ऑप्शंस का जब हम स्वॉट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा ऑप्शन
आपका बेस्ट ऑप्शन है, कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, और हमें उसको आइडेंटिफाई करके उसको चूज़ करना होता है। टू ब्रिंग अ क्लियरर कॉमन पर्पस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर्स फॉर सक्सेस। इससे हमें क्या होता है, हमें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उन सारे फैक्टर्स की जो हमें इंपॉर्टेंट है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। अब आपके पास जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपने उनका सॉर्ट एनालिसिस कर लिया, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड होगी, आपको ये पता चलेगा कि क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं इससे रिलेटेड, क्या वीकनेसेस हो सकते हैं एंड क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी फ्यूचर प्लान्स बना सकते हैं, आप फोरकास्ट कर सकते हैं अपना, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं अपने फ्यूचर का, अपने बिजनेस के फ्यूचर का। ये सारी चीज़ें भी हमें सॉर्ट एनालिसिस से पता चलती हैं। To organize the important factors linked to success and failure in the business world, और हमें उन सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलती है जो कि हमारे बिजनेस को आइदर दे कैन सक्सीड आवर बिजनेस और दे कैन फेल आवर बिजनेस। उन सारे फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको लिंक कर सकते हैं एक साथ। टू प्रोवाइड linearity to the decision making process, allowing complex ideas to be presented systematically। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपनी जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसको हम लीनियर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लीनियरिटी प्रोवाइड करते हैं। लीनियरिटी का मतलब यहाँ पर है कि लीनियर डायरेक्शन, लीनियर डायरेक्शन का मतलब हो गया कि वन वे, एक डायरेक्शन, गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन हम इसको प्रोवाइड करते हैं। कैसी डायरेक्शन देते हैं जहाँ पर हम अपने गोल को अचीव कर सकें। और क्या होता है, इससे हम जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं उनको हम बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। पहले जैसे मान लीजिए कि आपकी एक टीम है, ठीक है, आपने टीम में ब्रेनस्टॉर्मिंग की और उसके बाद अपने डिफरेंट टाइप के ऑल्टरनेटिव्स को जॉट डाउन किया और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि इनमें से कोई ऑल्टरनेटिव हमें लेना है। बट ऐसे में आपकी जो सिचुएशन होगी, जो आपकी पूरी प्रोसेस होगी, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई कह रहा होगा कि ये मेरा आइडिया अच्छा है, कोई कह रहा होगा मेरा आइडिया अच्छा है, मेरा आइडिया लीजिए। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम इस कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इसको सिस्टमैटिकली अरेंज करने के लिए हम सॉर्ट एनालिसिस करते हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा ऑल्टरनेटिव, कौन सा आइडिया हमें चूज़ करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि किसको सॉर्ट एनालिसिस की ज़रूरत होती है, हु नीड्स सॉर्ट एनालिसिस। तो सॉर्ट एनालिसिस की ज़रूरत जॉब होल्डर को भी हो सकती है, बिजनेस यूनिट को भी हो सकती है, कंपनी को भी हो सकती है। जॉब होल्डर को कैसे होगी, व्हेन सुपरवाइजर हैज़ इश्यूज विद वर्क आउटपुट, assigned to a new job, new financial year, fresh targets, job holder seeks to improve performance of the job। अगर being a job holder, अगर मैं बोलूँ कि आपको कोई ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आप कर रहे हैं जॉब, उससे रिलेटेड कोई फैक्टर का सॉर्ट एनालिसिस करना है, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि सॉर्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। आपको नई जॉब मिली, उस जॉब से रिलेटेड कोई फैक्टर है जहाँ पर आपको सॉर्ट एनालिसिस करना है। आपको सुपरवाइजर के साथ कोई इशू है विद वर्क आउटपुट, ऐसे में आपको सॉर्ट एनालिसिस करना है। तो जॉब होल्डर के भी सॉर्ट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से बिजनेस यूनिट के लिए, जैसे बिजनेस यूनिट का तो हमने बहुत सारा एग्जाम्पल पढ़ा कि बिजनेस यूनिट के लिए भी सॉर्ट एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए व्हेन द टीम हैज़ नॉट मेट इट्स टारगेट, ऐसे में हमें सॉर्ट एनालिसिस करना पड़ता है और बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना होता है। कस्टमर सर्विस कैन बी बेटर, लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट टू परस्यू अ न्यू बिजनेस, न्यू टीम लीडर इज अपॉइंटेड। इन सारी कंडीशंस में हमें सॉर्ट एनालिसिस करनी होती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें हमें सॉर्ट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। कंपनी की अगर हम बात करें, व्हेन रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एक्सपेंस टारगेट आर नॉट बीइंग अचीव्ड, ऐसे में भी हम अपने जो गोल होते हैं उनको सॉर्ट करते हैं और उनको हम देखते हैं कि हम कौन सा हमारा ऑल्टरनेटिव राइट होता, कौन सा डायरेक्शन हमें, किस डायरेक्शन में हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं सॉर्ट के थ्रू। मार्केट शेयर इज डिक्लाइनिंग, इंडस्ट्री कंडीशन आर अनफेवरेबल, लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर, ऐसे सारी कंडीशन में हमें सॉर्ट एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मार्केट शेयर आपका डिक्लाइन हो रहा है, तो ऐसे में आप सॉर्ट एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, या हम कोई दूसरा रीलॉन्च कर सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट ला सकते हैं। तो इन सारी कंडीशंस के लिए हम सॉर्ट एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से अगर न्यू बिजनेस वेंचर हमें लॉन्च करना होता है तो भी आपके बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जो सॉर्ट एनालिसिस जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि कौन सा एरिया आप चूज़ करना चाहते हैं अपने न्यू बिजनेस के लिए, कौन से प्रोडक्ट आप वहाँ पे देना चाहते हैं, कौन से सर्विसेज आप लॉन्च करना चाहते हैं। ये सारे इस तरीके के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हमें सॉर्ट एनालिसिस की हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब आप किसी भी तरीके का डिसीजन बनाएं, चाहे वो आपका डे टू डे बिजनेस हो, डिसीजन हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन हो, हर जगह आपको सॉर्ट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। सॉर्ट एनालिसिस और कौन सी कंडीशंस होती है जहाँ पर सॉर्ट एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जैसे अगर आपको जॉब चेंज करनी हो, तो अगर आपको जॉब चेंज करनी होगी तो भी आप सॉर्ट एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये जॉब है, इसके क्या प्रॉज हैं, इसके क्या कॉन्स हैं,
और हम किस तरीके से, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या थ्रेट्स होंगी मेरी न्यू जॉब के लिए, कौन सी जॉब मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए, इस तरीके के चीज़ों को में भी हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गई किसी भी तरीके की, पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग हो गया, कॉम्पिटिटर इवैल्यूएशन हो गया, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स हो गई, स्ट्रेटजिक प्लानिंग होगी, वर्कशॉप सेशंस हो गए। ये सारी कंडीशन में हमें स्वॉट एनालिसिस करना होता है। अब हम कैसे स्वॉट एनालिसिस करते हैं, क्या प्रोसेस होती है स्वॉट एनालिसिस के लिए? सबसे पहले हमें एनालाइज करना होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसके बाद हमें परफॉर्म करना होता है स्वॉट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट, एंड उसके बाद हमें एक्शन प्लान्स को प्रिपेयर करना होता है। ये 3 स्टेजेस होती हैं स्वॉट एनालिसिस की। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम पहले स्टेज को देख लेते हैं। पहला स्टेज है आपका एनालिसिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। किसी भी सिचुएशन में 2 तरीके का एनालिसिस हमें करना होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हम वीकनेस एंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो कि आपके SW हो गया, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स की बात करते हैं। इन दोनों को हम एनालाइज करते हैं, इसी को हम सिचुएशन एनालिसिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास डिफरेंट टाइप के सप्लायर्स हैं, सप्लायर A, B, C, D, ठीक है। ऐसे में आपको चूज़ करना है कि कौन सा सप्लायर हमें चाहिए। तो सबसे पहले आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि जो सिचुएशन है जिसमें आपको प्रोडक्ट चाहिए, उस सिचुएशन को हम एनालाइज करेंगे, वहाँ के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखेंगे कि जैसे कौन सा हमारा सप्लायर ऐसा होगा जिससे हमारे बेटर रिलेशनशिप है, कौन सा ऐसा सप्लायर होगा जो कभी भी क्रेडिट नहीं रखता है पैसे का, या जिससे हम क्रेडिट पे माल उठा सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कि हमें एनालाइज करने होते हैं। इसमें हम वीकनेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स चारों ही देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्वॉट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेलेक्ट कंट्रीब्यूटर्स, एक्सपर्ट ओपिनियन मे रिक्वायर्ड फॉर स्वॉट। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे अभी तो आपको लग रहा होगा कि स्वॉट बहुत इजी चीज़ है, ऐसा क्या है इसमें, बट कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, बिज़नेस एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। अगर आप किसी बहुत बड़े बिज़नेस की बात कर रहे हैं जिसका बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है, जो बहुत सारे जोग्राफिकल एरियाज़ में फैला हुआ है, ऐसे में हो सकता है कि आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े जो कि आपकी कंपनी के लिए स्वॉट एनालिसिस कर सके। क्रिएट अ वर्कशॉप एनवायरनमेंट, इसके अलावा हमें एक वर्कशॉप एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होता है, एनकरेज करना होता है एटमॉस्फेयर को, ताकि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो। क्यों हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को एनकरेज करते हैं, उसका पर्पस ये होता है ताकि हर कोई, जो भी पर्सन है, जो भी इन्वॉल्व है, वो आए और अपनी जो उनकी खुद की फीडबैक है वो प्रोवाइड करें, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, जो हो सकता है बीइंग अ मैनेजर आपसे छूट रहे हो, आप उन पे ना फोकस कर पा रहे हो, बट बाकी जो आपके टीम के मेंबर्स हैं उनके माइंड में या किसी न किसी के माइंड में वो फैक्टर आता हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक वर्कशॉप एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें। इवैल्यूएट लिस्टेड आइडियाज़ अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो भी आइडियाज़ आते हैं, जो भी हमने सबसे आइडियाज़ ले लिए, उनको हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जिस गोल के लिए हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, उस गोल के साथ कंपेयर करना होता है कि क्या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इस पर्टिकुलर आइडिया से फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरीके से कैरी योर फाइंडिंग फॉरवर्ड। अब हमें क्या करना होता है, हमें अपनी जो भी हमें फाइंडिंग मिली है, हाँ मतलब मान लीजिए ये हुआ कि हाँ 3 ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ ये हमारा मतलब ये सही है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। ऐसे में उन 3 आइडियाज़ को आपको आगे लेके चलना होता है। मेक श्योर दैट द स्वॉट एनालिसिस यूज्ड टू सब्सिक्वेंट प्लानिंग। अब उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करना होता है। रिविजिट योर फाइंडिंग एट सूटेबल टाइम इंटरवल्स, और बार बार हमें उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हमें उसको रीचेक करना रहता है कि ऐसा तो नहीं कि जो हमने फाइंडिंग ली है वो समय के साथ चेंज हो रहा है, ऐसा भी हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद हमें फाइनली स्वॉट एनालिसिस करना होता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को हमें लिस्ट डाउन करना होता है, मतलब लिखना होता है। उसके बाद हमें रिसोर्स एलोकेट करना होता है रिसर्च के लिए, और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टास्क करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें हम एक्सप्लोरेटरी एंड डिटेल दोनों इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं, और उसके बेसिस पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे हम फोकस करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स पे। जैसे मान लीजिए कि आपको अब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आपको लिस्ट डाउन करना है।
बट सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप स्वॉट कर रहे हैं ये इसी पे मतलब सामने से जो आपको दिख रहा है स्वॉट वही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें उस पर प्रॉपर रिसर्च करनी होगी कि क्या कोई ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, जो हिडन फैक्टर्स हैं, उनको भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है और हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इन पर रिसर्च करना होता है और इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है। इस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में हम इस्टेब्लिश करते हैं ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है कि क्या पर्पस था हमारा स्वॉट करने का। ये स्पेसिफिक हो सकता है, नैरो हो सकता है, जनरल हो सकता है या वाइड हो सकता है, और उसी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पे हम स्वॉट एनालिसिस को फाइनली करते हैं। तो ये आपका एक डिटेल्ड प्लान है कि किस तरीके से स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। ये स्टेजेस आपकी मिनिमाइज हो सकती हैं, इनको हम कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आपको सारे फैक्टर्स को फॉलो करना होगा, सारे स्टेजेस को फॉलो करना होगा। अगर आपकी जो सिचुएशन है वो ईजी है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ऐसे में आप एक दो स्टेप इसको आप हटा भी सकते हैं। अगर आप कोई छोटा डिसीजन बना रहे हैं जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है बिजनेस पे, तो भी आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इनके स्टेजेस को हटा सकते हैं। हाउ टू कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस हम किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, ये आपका थर्ड है, दैट इज प्रिपेयर एक्शन प्लान। थर्ड स्टेज की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम एक्शन प्लान बनाते हैं। वंस द स्वॉट एनालिसिस हैज़ बीन कंप्लीटेड, मार्क ईच पॉइंट विद। हमें जब एक बार आपका स्वॉट एनालिसिस हो जाता है उसके बाद हमें क्या पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है, हमें ध्यान देना होता है थिंग्स दैट मस्ट बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पे हमें तुरंत ध्यान देना है। जैसे हमने स्वॉट एनालिसिस तो हमारे पास आ गया, अब हो सकता है कोई ऐसी थ्रेट हो जिसको आपको तुरंत रिजॉल्व करना हो, या हो सकता है कोई ऐसी वीकनेस हो आपकी जो आपको तुरंत रिजॉल्व करना हो। अगर आप इस वीकनेस को नहीं रिजॉल्व करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता है, या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो सकता है। हो सकता है जैसे मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव हो कि हमें एक नई कंट्री में एक नया बिजनेस हाउस बनाना है, या अपना बिजनेस हमें एक नई कंट्री में लेकर जाना है। ऐसे में आपकी वीकनेस हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज ना हो, या आपके पास कोई एक ऐसा पर्सन ना हो जिसके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो उस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में। तो आपको उस वीकनेस को तुरंत रिजॉल्व करना होता है। थिंग्स दैट कैन बी हैंडल्ड नाउ। और कौन सी ऐसी थिंग्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम हैंडल कर सकते हैं तुरंत में, उनको हमें हैंडल करना होता है। थिंग्स दैट शुड बी फर्दर रिसर्च्ड फर्दर। कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। जैसे हो सकता है आपको थ्रेट में पता चले कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने वाली है टैक्स से रिलेटेड। अब हो सकता है कि इसमें आपको और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़े कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो चेंज करने वाली है, या किस तरीके से चेंज कर सकती है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको और ज़्यादा रिसर्च करने की जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। थिंग्स दैट शुड बी प्लान्ड फॉर द फ्यूचर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें फ्यूचर में प्लान करने के लिए आइडेंटिफाई करनी होती है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम फ्यूचर में टेक केयर कर सकते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी का हो सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिसको आप फ्यूचर में टेक केयर करना चाहते हो, तो वो भी हम अलग लिख कर रखेंगे कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अभी नहीं करेंगे बट हम बाद में इस पर फोकस करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस होती हैं स्वॉट एनालिसिस की, क्या पिटफॉल हो सकती हैं स्वॉट एनालिसिस की। तो चलिए मैं इसको एक एक करके रीड कर देती हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कैन बी वेरी सब्जेक्टिव। टू पीपल रियरली कम अप विद द सेम फाइनल वर्जन ऑफ द स्वॉट। यूज इट एज अ गाइड एंड नॉट एज अ प्रिस्क्रिप्शन। देखिए स्वॉट क्या है, स्वॉट आपकी मेंटल थिंकिंग के ऊपर है कि आप किस चीज़ को स्ट्रेंथ मानेंगे, किस चीज़ को वीकनेस मानेंगे, किस चीज़ को अपॉर्चुनिटी मानेंगे और किस चीज़ को थ्रेट मानेंगे। हो सकता है मेरा जो पर्सपेक्टिव हो वो आपके पर्सपेक्टिव से पूरी तरीके से अलग हो सकता है दो लोग जो सेम टीम में काम करते हो बट उनकी थिंकिंग जो हो वो अलग हो। तो ऐसे में ये सब्जेक्टिव होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसे में आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ इसको एज अ गाइड लेना होता है, नॉट एज अ प्रिस्क्रिप्शन। इसको आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको टू द वर्ड फॉलो करें, आपको ये देखना होता है कि आप कितने हद तक इसको फॉलो कर सकते हैं, कितनी लिमिट तक आप इसको फॉलो कर सकते हैं। May cause organization to view circumstances as very simple, due to which certain key strategic contact may be overlooked. हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि ऑर्गेनाइजेशंस को स्वॉट एनालिसिस करने पे लगे कि ये तो सर्कमस्टांस बहुत ही सिंपल है और ऐसी कंडीशन में कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो ओवरलुक हो जाए। ये भी ऐसा होता है, लिमिटेशन है ये स्वॉट एनालिसिस की।
इसी के साथ साथ थर्ड है आपका कैटेगराइजिंग एस्पेक्ट्स एज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स माइट बी वेरी सब्जेक्टिव एज देयर इज ग्रेट डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन मार्केट। जैसा हमने बोला कि हो सकता है मार्केट, आपकी कंडीशन जो है मार्केट के बारे में हमें पता है कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आज आपकी मार्केट बूम में है, अगले हो सकता है अगले साल ये रिसेशन में चला जाए। तो ऐसे में जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो आपकी वीकनेस बन जाए। हो सकता है एक टाइम पे आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हों, आपकी प्रोडक्शन में 100 लोग हों जो काम करते हो, बट अगर आपका रिसेशन आ जाएगा तो ऐसे में आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा और वो 100 लोग को आपको सैलरी देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जो कि मार्केट में होती हैं और जिनकी वजह से हमारी स्वॉट एनालिसिस चेंज हो सकती है। टू बी इफेक्टिव, स्वॉट नीड टू बी कंडक्टेड रेगुलरली। द पेस ऑफ द चेंज मेक इट डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट डेवलपमेंट। जिसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ चेंज हुई हो और जिसकी वजह से हमारा स्वॉट भी चेंज हुआ हो। तो ये हमेशा हमें रेगुलरली इसको कंडक्ट करते रहना पड़ता है ताकि जो आपके टाइम की वजह से चेंजेस हो सकें उनको हम ईजिली उनमें इनकॉर्पोरेट कर सकें। ठीक है। The data used in the analysis may be based on assumptions that subsequently prove to be unfound, good or bad। तो ये भी हो सकता है कि जो हमने डेटा यूज़ किया है, जिसके बेसिस पे हमने स्वॉट एनालिसिस किया है, वो हो सकता है कि हमारा सिर्फ assumption पे बेस्ड हो और हो सकता है कि वो उस तरीके से ना हो जैसा हमने सोचा हो सकता है हमने किसी चीज़ को अच्छा सोचा हो बट आगे चल के वो अच्छी ना निकले। हो सकता है हमने किसी चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ समझी हो बट वो स्ट्रेंथ ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से भी डेटा जो होता है, अजम्पशन की वजह से भी डेटा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या इश्यूज आते हैं। इट लैक्स डिटेल स्ट्रक्चर, सो की एलिमेंट मे गेट मिस्ड। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो लैक करता है। हमने स्वॉट एनालिसिस कर दिया बट स्वॉट एनालिसिस ज़रूरी नहीं कि हो सकता है प्रॉपर रिसर्च के साथ ना की गई हो सकता है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हों जो आपने मिस किया हो। ऐसे में क्या होता है कि जो की एलिमेंट्स होते हैं वो कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो ये सारे आपके लिमिटेशंस हैं स्वॉट एनालिसिस के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक बेटर स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम डूज देख लेते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। बी एनालिटिकल एंड स्पेसिफिक, हमें एनालिटिकल होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑल थॉट्स एंड आइडियाज़, जब भी हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो हमें सारे थॉट्स और आइडियाज़ को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। हो सकता है कभी आपने जब ये पढ़ रहे हो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में तो अपने एक्टिविटीज़ में आपके टीचर्स ने करवाया हो कि ऐसे में 4 लोगों का ग्रुप बनाकर और उसके बाद उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लेते हैं और उसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं और जिसके माइंड में जो भी आइडिया आता है वो उसको जॉट डाउन करता रहता है, उसको लिखता रहता है। ऐसे में हम हमेशा एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसी भी आइडिया को हमें उसको निगलेक्ट नहीं करना है, हर एक आइडिया को हमें रिकॉर्ड करना है और उसको हमें हर एक आइडिया एंड थॉट्स को हमें रिकॉर्ड करना है। बी सेलेक्टिव इन द फाइनल इवैल्यूएशन, हमें अपनी फाइनल इवैल्यूएशन में हमेशा सेलेक्टिव होना चाहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन ना हो। चूज़ द राइट पीपल फॉर द एक्सरसाइज, हमें हमेशा राइट लोगों को एक्सरसाइज में इंक्लूड करना चाहिए, मतलब रिलेटेड लोगों को। हो सकता है आपका जो स्वॉट एनालिसिस हो वो प्रोडक्ट बेस्ड हो। ऐसे में आप अगर सर्विस बेस्ड लोगों को ले लेंगे और प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ के लिए अगर आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो आपका स्वॉट एनालिसिस हमेशा गलत होगा। चूज़ अ सूटेबल स्वॉट लीडर और फैसिलिटेटर, हमें हमेशा जब भी हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो तो हमें एक लीडर या फिर फैसिलिटेटर की ज़रूरत होती है जो उस पूरे एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कंडक्ट कराए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हमेशा हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी होती है, क्रिएटिव थिंकिंग रखनी होती है, तो ही आप स्वॉट एनालिसिस को ईजिली और अच्छे तरीके से कर सकेंगे। बी ओपन टू द चेंज लाने के लिए आपको ओपन होना चाहिए क्योंकि स्वॉट एनालिसिस के बाद हमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो इम्प्लीमेंट करने होते हैं। अब डोंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ट्राई टू डिस्गाइज वीकनेसेस, हमें वीकनेसेस को डिस्गाइज नहीं करना चाहिए, उसको हमें छुपाना नहीं चाहिए। मेयरली लिस्ट एरर्स एंड मिस्टेक्स, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ एरर्स एंड मिस्टेक्स को ही लिस्ट डाउन करें। लूज साइट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड ट्रेंड्स, हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड ट्रेंड्स को नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने थ्रेड्स को इग्नोर कर दें और उन पर ध्यान ना दें। जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड ट्रेंड्स हैं उन पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अलाउ द स्वॉट टू बिकम अ ब्लेम लेइंग एक्सरसाइज, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्वॉट आपकी एक ब्लेम लेइंग एक्सरसाइज बन जाए कि लोग एक दूसरे को ब्लेम दें कि स्वॉट में तुमने ऐसा बोला था और इस वजह से ये चीज़ ऐसा आया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इग्नोर द आउटकम्स
एट लेटर स्टेजेस ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हम प्लानिंग स्टेज के टाइम पे, प्लानिंग प्रोसेस के टाइम पे आउटकम्स को इग्नोर कर दें, क्योंकि हमें हर एक स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान से हर बार स्वॉट एनालिसिस को बार बार करते रहना रहता है और उसे बार बार फैसिलिटेट करना रहता है, तभी हम राइट जो हमारा आउटकम होता है उस पर पहुँच पाते हैं। तो ये आपका टोटल स्वॉट एनालिसिस की हर एक इन्फॉर्मेशन थी। इससे ज़्यादा आपका स्वॉट एनालिसिस में कुछ भी नहीं है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका स्वॉट एनालिसिस टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो जाता है। ये जो स्वॉट एनालिसिस टॉपिक है ये आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो भी आपका स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने सारा कुछ कवर किया है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। बेटर ये होगा कि आप वीडियो को देखते देखते और साथ में नोट्स भी बनाते चलें, तो उससे आपकी और ज़्यादा बेटर प्रिपरेशन हो पाएगी। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।